हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिकल मेथड, और स्टैटिकल मेथड में आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो है कोरिलेशन या सहसंबंध। तो सहसंबंध का यहाँ आप लोग अर्थ देखेंगे, सहसंबंध के प्रकार को पढ़ेंगे और सहसंबंध का क्या परिमाण होता है हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले तो सहसंबंध का अर्थ क्या होता है। तो दो समग्र श्रेणियों के पारस्परिक संबंध की दिशा और जो परिमाण होता है उसे सहसंबंध कहा जाता है। या हम दूसरी भाषा में कहें तो कि दो या दो से अधिक जो समग्र श्रेणियाँ होते हैं उनके मध्य क्या संबंध है, इसे हम लोग सहसंबंध कहते हैं। जब हम लोग सहसंबंध को पढ़ते हैं तो सहसंबंध के हम लोग प्रकार को देखते हैं। तो प्रकार दो प्रकार के होते हैं सहसंबंध। पहला होता है धनात्मक सहसंबंध, जिसे हम लोग पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। एक होता है ऋणात्मक सहसंबंध, जिसे हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। तो जो पॉजिटिव जो कोरिलेशन होता है उसे प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कोरिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो समंक या श्रेणियाँ दी जाती हैं उनके मध्य में दो कंडीशन या दो दशा हो सकती हैं। तो आप पहली कंडीशन देखिए कि जैसे x श्रेणियाँ दी गई हैं और y की श्रेणियाँ दी गई हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो x संख्या दी गई है कि x का मान यहाँ बढ़ रहा है 10, 15, 20 और 25। तो जब x का मान बढ़ रहा है तो y का मान भी बढ़ रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ 40, 43, 48 और 50 यहाँ पे नंबर दिए गए हैं। तो x के नंबर बढ़ने पर जब y के नंबर भी बढ़ते हैं तो यह धनात्मक या प्रत्यक्ष सहसंबंध होता है। दूसरी कंडीशन इसकी ये भी हो सकती है कि x में 30, 25, 20 और 15 यानी x के नंबर कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि y में 55, 50, 48 और 43, तो यहाँ y के नंबर भी कम हो रहे हैं। यानी कि x के नंबर कम होने पर y के नंबर कम हो रहे हैं या x के नंबर बढ़ने पर y के नंबर बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि x और y दोनों के मध्य धनात्मक सहसंबंध है। तो ये तो हो गया धनात्मक सहसंबंध या पॉजिटिव या डायरेक्ट कोरिलेशन। इसी में इसका दूसरा होता है वो होता है ऋणात्मक, विलोम या अप्रत्यक्ष सहसंबंध। इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। जो ऋणात्मक होता है इसे नेगेटिव, जो विलोम होता है उसे इनवर्ज, और जो अप्रत्यक्ष होता है उसे इनडायरेक्ट कोरिलेशन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ भी दो कंडीशन हो सकती हैं कि x श्रेणी और y श्रेणी के मध्य क्या सहसंबंध है। तो यहाँ भी दो कंडीशन हो सकती हैं। जो फर्स्ट कंडीशन है, जो प्रथम दशा है, इसमें आप देखिए कि x श्रेणी दी गई है और y श्रेणी दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x श्रेणी में 10, 15, 20 और 25 यानी कि x के मान बढ़ रहे हैं। ऐसे में जब आप y को देखेंगे तो y के यहाँ पे 55, 50, 48 और 43, तो y के यहाँ पे जो समंक है वो घट रहे हैं। तो यहाँ पे x के नंबर बढ़ रहे हैं जबकि y के नंबर घट रहे हैं। तो यानी कि जब ऋणात्मक सहसंबंध में एक के मान घटते हों और एक के मान बढ़ते हों, या एक के मान बढ़ते हों और एक के मान घटते हों, अपोजिटिव रिलेशन हो, तो उसे ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि x के मान बढ़ रहे हैं जबकि y के मान घट रहे हैं। ऐसे ही आप लोग इसकी दो सेकंड कंडीशन, द्वितीय दशा है, आप उसको दे सकते हैं कि x की जो आप देखेंगे 30, 25, 20 और 15 x के मान कम हो रहे हैं। जबकि यहाँ पर आप y को देखेंगे तो यहाँ पे y के मान 40, 43, 48, 50 ये बढ़ रहे हैं। तो जब एक के मान बढ़ते हों, दूसरे के मान घटते हों, या एक के मान घटते हों और दूसरे के मान बढ़ते हों, तो इसे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक सहसंबंध। जबकि आपने देखा कि जो धनात्मक सहसंबंध होता है इसमें एक के मान बढ़ने पर
दूसरे के मान भी बढ़ते हैं और एक के मान घटने पर दूसरे के मान भी घटते हैं, तो ये धनात्मक सहसंबंध होता है। अब हम लोग इसका सहसंबंध प्रमाण देखते हैं। जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने पर जो आंसर होगा वो आपका 4 प्रकार की कैटेगरी में आंसर आ सकता है। आपका आंसर या तो प्लस में आएगा या आपका आंसर माइनस में आएगा। अगर प्लस में आता है तो वो +1 हो सकता है, या प्लस में ही 0.75 से लेकर के 0.99 तक आ सकता है, या आपका आंसर प्लस में ही 0.25 से लेकर के 0.74 तक हो सकता है, या आपका आंसर प्लस में ही 0 से लेकर के 0.24 तक हो सकता है। ऐसे ही ऋणात्मक की बात करेंगे तो यहाँ माइनस के 1 हो सकता है, या माइनस के 0.75 से लेकर के यहाँ पे माइनस में 0.99 तक हो सकता है। ऐसे ही आप देखेंगे तो माइनस में 0.25 से लेकर के और आप लोगों के 0.74 तक हो सकता है, और ऐसे ही आपका आंसर माइनस में ही 0 से लेकर के और 0.24 तक हो सकता है। तो ये 4 प्रकार से कंडीशन में आपका आंसर निकल सकता है। तो यहाँ पे मैं अब इनके लिए एक शब्द भी यूज करते हैं, वो शब्द क्या होते हैं। तो जैसे मान के चलें कि आपका आंसर आ रहा है या तो प्लस का 1 और या आपका माइनस का 1 आता है, तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं हम लोग सहसंबंध को, तो अगर आपका आंसर प्लस में 1 आता है या माइनस आता है तो आंसर के बाद में हमें लिखना पड़ता है, तो इसको कहते हैं पूर्ण सहसंबंध। तो यहाँ हमें लिखना पड़ेगा पूर्ण सहसंबंध। अब आप देखेंगे कि पूर्ण जो सहसंबंध है आपका +1 में हो या -1 में हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आपका आंसर अगर ये प्लस में आता है, +1 में आता है, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा धनात्मक पूर्ण सहसंबंध, और अगर आपका आंसर -1 में आता है तो आपको लिखना पड़ेगा ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध। अगर ये दोनों में से कोई आंसर आता है, +1 में है तो धनात्मक पूर्ण सहसंबंध, और अगर माइनस में आता है तो -1 आता है तो ऋणात्मक पूर्ण सहसंबंध हो सकता है। अगर आपका आंसर आता है प्लस में आता है 0.75 से लेकर के और 0.99 तक, तो अब आप प्लस लगा हुआ तो आप इसको कहेंगे उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध। तो इतना आंसर आएगा तो हम लिखते हैं उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध। और अगर हमारा माइनस में आंसर आता है 0.75 से लेकर के और 0.99 तक के बीच में, तो वही उच्च स्तरीय होगा, लेकिन यहाँ ऋणात्मक हो जाएगा क्योंकि आपका जो आंसर है वो क्या है, माइनस में है। ऐसे ही अगर आपका आंसर आ जाता है प्लस में, यहाँ पे देखेंगे तो अगर हमारा आंसर होता है ये तीसरी स्टेप होता है 0.25 से लेकर के और 0.74 तक, तो ये होगा मध्य स्तरीय धनात्मक सहसंबंध। और यदि आपका आंसर आता है माइनस में 0.25 से 0.74 के बीच में, तो आपको लिखना पड़ेगा मध्य स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी आप सहसंबंध लिख सकते हैं। ऐसे ही आपका हो सकता है यहाँ पे प्लस में हो सकता है आपका 0 से लेकर के
0 से लेकर के हम लोग इसको यहाँ पे और इसको कर सकते हैं 0.24। ऐसे ही तो जब 0 से लेकर के और 0.24 तक के बीच में आंसर आता है तो हम इसे कहते हैं निम्न स्तरीय धनात्मक सहसंबंध। और यदि आपका आंसर आता है माइनस में 0 से लेकर के और 0.24 तक तो ये होगा निम्न स्तरीय ऋणात्मक सहसंबंध। तो इस प्रकार से हम लोगों की यहाँ पे 4 अलग अलग प्रकार से इसको हम लोग कैटेगरियों में बांट करके सहसंबंध के प्रमाण को पढ़ लेते हैं। तो जो सहसंबंध होता है वह दो समक श्रेणियों के मध्य जो संबंध होता है उसको ज्ञात करता है। तो ये बेसिक है, क्योंकि जब हम लोग सहसंबंध को पढ़ेंगे जो कि हमारा डायरेक्ट मेथड से होगा या शॉर्टकट मेथड से होगा, तो उससे पहले हमें ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सहसंबंध के मध्य क्या संबंध हैं। तो अब जैसे एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आपका ये एग्जाम्पल है आपका कि मान के चलें कि आपका आंसर आ रहा है प्लस में 0.84। तो अब आप बताइए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा और आंसर के बाद में हमें क्या लिखना होगा। तो अब आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अगर आपको ये समझ में आ गया है तो कल हम लोग एक नया वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिकल मेथड, और स्टैटिकल मेथड्स में हमारा टॉपिक चल रहा है कोरिलेशन। कोरिलेशन में हमारे सिलेबस में 2 प्रकार के कोरिलेशन दिए गए हैं। एक तो दिया गया है स्पेरीमैन का सहसंबंध, और एक इसी में जो दिया गया है वो दिया गया है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध। तो पहले हम लोग यहाँ पे स्पेरमैन के सहसंबंध या कोरिलेशन को आज पढ़ने वाले हैं। तो एग्जाम्पल दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों से कोटि अंतर विधि के द्वारा सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे नंबर दिए गए हैं x और y। तो x के कुछ नंबर दिए गए हैं, कुछ y के दिए गए हैं, और हमें दोनों के मध्य संबंध को ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि x का नंबर दिया गया है 8, 36, 98, 25, 75, 82, 92, 62, 65 और 39। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे y की, तो यहाँ पे 84, 51, 91, 60, 68, 62, 86, 58, 35 और 49 नंबर दिए गए हैं। तो ये इतना क्वेश्चन दिया गया है। जब हम लोग सहज संबंध को ज्ञात करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ 6 कॉलम बनाने होते हैं। तो अब आप यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ मैंने एक टेबल तैयार की है और इस टेबल में यहाँ पे 6 अलग अलग कॉलम बनाए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहला जो कॉलम है 2 का, ये x श्रेणी के लिए है। दूसरे जो 2 कॉलम हैं वो y श्रेणी के लिए हैं, और आगे की जो 2 कॉलम हैं एक कोटि अंतर और एक है लास्ट वाला कोटि अंतर के वर्ग। तो इसको कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो x श्रेणी हमने लिखा रखा है इसके भी हम लोग क्या करेंगे कि 2 यहाँ पे अलग अलग कॉलम बना लेते हैं। पहले में तो होता है मूल्य और दूसरे में होती है कोटि। तो हम क्या करेंगे, जैसे जो मूल्य दिया गया है जो x का, तो हमने इसका नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे 8 ये लिखा 8, नेक्स्ट 36, 98, 25, 75, 82, 92, 62, 65, 39। ये मैंने पूरी टेबल x से लिख ली है। इसी में अगला हमें बनाना पड़ता है कोटि, इसको हम लोग रैंक कहते हैं। अब रैंक में हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो आपको नंबर दिए गए हैं इनमें हाईएस्ट नंबर किसके हैं। आप ऐसे समझिए कि जैसे एक क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं
और जिस बच्चे के 10 में 100 में से जिसके अधिकतम अंक आएंगे, जैसे एक बच्चे ने 100 में से 100 अंक प्राप्त किए और बाकी बच्चे हैं किसी के 95 हैं, 90 है, 85 इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं, तो जो उस क्लास में जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा उसे फर्स्ट रैंक दी जाती है। वैसे ही आप यहाँ देखिए कि इन मूल्य में आप देखेंगे जो वैल्यू दी गई है इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम लोग रैंक या कोटि फर्स्ट रखते हैं। तो ये आप देखिए कि 98 जो सबसे बड़ा नंबर है इन सब में, तो हमने यहाँ पे इसके सामने 1 लिख दिया। ऐसे आप देखें कि 90 जो 8 के बाद दूसरा रैंक किसका है, तो यहाँ 92 का है, तो यहाँ मैंने 2 लिख दिया। अब 92 से छोटा कौन सा है, 82 है, तो यहाँ 3 लिख दिया। 82 से छोटा कौन सा है, 75 है, तो यहाँ 4 लिख दिया। तो जैसे जैसे नंबर कम होते जाते हैं रैंक भी कम होती चली जाती है। तो फर्स्ट रैंक पे हाईएस्ट नंबर वालों को और जिसके नंबर जितने कम हो जाते हैं उनको अगली रैंक दे दी जाती है। तो वैसे ही हमने क्या किया कि यहाँ देखेंगे टोटल ये 10 नंबर दिए गए हैं, तो हमने यहाँ पे 10 तक रैंक दे दी हैं। यानी कि आप देखें कि 8 नंबर इन सब में छोटा है तो उसको 10वीं रैंक दी गई है, जबकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर 98 है तो उसको पहली रैंक दे दी गई है। तो इस प्रकार से हमने एक्स सी डी को यहाँ तैयार कर लिया। पहले मूल्य ले लिया, उसी में अगला हमने यहाँ पे क्या है कि कोटि ले ली। इसी प्रकार जैसे हम एक्स सी डी को हमने किया, ऐसे हम वाई को करते हैं कि वाई के भी एक्स के हमने, आप यहाँ देखिए कि वाई जो सी डी दी गई है इसके भी यहाँ हमने 2 अलग अलग कॉलम बना लिए हैं। पहले कॉलम में लिखा है मूल्य और दूसरे में कोटि। तो मूल्य दिया गया है वाई में, आप देखिए ये नंबर दिए गए हैं यहाँ पे 84, 51, तो ये नंबर हमने यहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन से उतार लिए हैं। अब रैंक, तो जैसे आपको मैंने बताया कि जो सबसे बड़ा नंबर इसमें होगा उसको फर्स्ट रैंक दी जाती है। तो आप यहाँ देखिए कि जो 91 है वो सबसे बड़ा अंक है, तो यहाँ हमने उसको फर्स्ट रैंक दे दी है। इसके बाद हम देखेंगे कि 91 से छोटा क्या है, 86 है, तो यहाँ हमने उसको 2 रैंक दे दी है। इसके बाद देखें उससे छोटा कौन सा है, 84 दिया गया है, तो यहाँ पे हमने क्या 3 रैंक दे दी है। तो इसी प्रकार से जैसे जैसे नंबर कम होते जाते हैं रैंक जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर पहली रैंक अधिकतम संख्या 91 के लिए और 10वीं रैंक सबसे कम नंबर के लिए हमने यहाँ दे दी है। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारे पास x की रैंक आ चुकी हैं और यहाँ पर ये y की रैंक आ चुकी हैं। अगला जो कॉलम होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है कोटि अंतर, यानी कि रैंक में क्या डिफरेंस है। यानी कि जो x की रैंक है, आप देखिए x की रैंक है और ये y की रैंक है, तो दोनों रैंकों में क्या डिफरेंस है। जो डिफरेंस जो होता है उसको हम लोग यहाँ लिखते हैं। अब आप ऐसे समझिए कि x की रैंक कितनी है, 10 है, और y की रैंक कितनी है, यहाँ पे देखिए 3 दी गई है। तो 10 और 3 दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 7 का, तो हमने 7 यहाँ लिख दिया। ऐसे ही अगले में देखिए कि इसकी x की जो रैंक है वो 8 है, y की रैंक भी 8 है, तो 8 और 8 दोनों को जब आप लोग घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 से 1 जाएगी तो 0। अब ये 9 है और ये 6 है, तो आप देखेंगे कि ये जो 9 है और 9 में से अब 6 को घटाएंगे 9 में से तो 3, दोनों के बीच में 3 का अंतर है, 4 में 4 का 0 का अंतर है, यहाँ पे 3 दिया है या 5 दिया है, तो दोनों में यहाँ 2 का अंतर है। मैं एक बात और क्लियर कर दूँ, यहाँ पे जब हम लोग रैंक बनाते हैं तो आप भले ही आप यहाँ पे इसको माइनस का निशान लगा लें, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग इसका जब स्क्वायर करेंगे तो संख्या निकल करके वो प्लस में ही आती है। तो इसलिए आप इस माइनस को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ देखिए आप लोग रैंक में कितना अंतर है, ये x की रैंक 3 है और y की रैंक 5 है, तो यहाँ चाहे तो -2 लिख लो या 2 लिखो, एक ही बात है। ये 2 है, ये 2 है तो 0 है। यहाँ पे ये 6 है, इसकी 7 है, तो दोनों का अंतर 1 है, तो यहाँ -1 लिखो या 1 लिखो, एक ही बात है। यहाँ 5 है या 10 है, तो यहाँ माइनस के 5 लिखो या 5, एक ही बात है। यहाँ 7 है या 9 है, तो यहाँ भले हम माइनस के 2 लिख लें। हम माइनस का निशान लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप तो केवल यहाँ पे x और y दोनों का जो रैंक में अंतर है वो केवल अंतर आप लोग यहाँ उतार लें। इसके बाद में हमारा अगला कॉलम है कोटि अंतर के वर्ग। जो ये रैंक का जो डिफरेंस है इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए हमने ये लिख भी दिया है कि दोनों का जो स्क्वायर है वो d कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। जैसे 7 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 49, 0 का 0, इस 0 का 0, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, 2 का स्क्वायर 4, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 25 और 2 का 4। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर को डी के स्क्वायर को ज्ञात कर लेते हैं या वर्ग को ज्ञात कर लेते हैं। अब ये जो डी है इसका हम यहाँ टोटल करेंगे तो सिग्मा का सिंबल लगा देते हैं और सिग्मा का अर्थ होता है कुल योग।
तो सिग्मा डी स्क्वायर बराबर 92। जब इसका टोटल आप करेंगे इस डी स्क्वायर का तो 92 आएगा। तो एक तो हमें यहाँ पे वैल्यू प्राप्त हो गई सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू 92। अब ये जो टोटल जो पद दिए गए हैं या जो कि हम लोगों के जो मूल्य दिए गए हैं, आप इनको टोटल करेंगे तो ये 10 नंबर हैं। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ लिखा है n बराबर 10 या n की वैल्यू 10। तो अब हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई 10 और सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 92। अब यहाँ से ये दोनों वैल्यू लेने के बाद में अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग एक्सपेरिमेंट के कोटि अंतर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ता है। ये है कोटि सहसंबंध संबंध बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। एक बार फिर सुन लें कि जब हम लोग एक्सपेरिमेंट की कोटि अंतर विधि को सॉल्व करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है कोटि अंतर बराबर 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन। ये फॉर्मूला लगाते हैं और वैल्यू हमारे पास है। अब आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सहसंबंध बराबर तो 1 यहाँ से आया 1 माइनस, अब 6 दिया गया फॉर्मूले में तो हमने 6 लिख लिया इनटू सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है देखो यहाँ पे 92, तो हमने लिख दिया 92 अपॉन एन क्यू। तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देख लीजिए 10 आई है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 का क्यू माइनस एन, एन की वैल्यू कितनी है 10। आगे सॉल्व किया तो 1 माइनस, अब इसका जब आप इंटू करेंगे 6 इंटू 92 में तो आपकी वैल्यू होगी 552 या 552 बट्टे 10 का क्यू करेंगे आप लोग तो आएगा 1000 माइनस 10 का 10 लिखेंगे। आगे फिर सॉल्व करेंगे 1 माइनस 552 अपॉन, अब 1000 में जब हम 10 को घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 990। फिर हमने क्या किया इसको आगे फिर सॉल्व किया कि 1 माइनस, जब आप 990 का इसका इसमें जब भाग देंगे तो आपका जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.558। ये वैल्यू निकल के इसमें आती है। अब आगे आप देखिए कि ये जो संख्या है 1, ये जो 1 संख्या है और यहाँ माइनस का निशान लगा हुआ है और यहाँ भी नंबर दिया गया है। चूंकि 1 संख्या बड़ी है और अंदर की वैल्यू है वो माइनस के अंदर की वैल्यू है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ से इस 1 में से ये जो संख्या दी गई है 1 में से इसको क्या करेंगे हम लोग घटाते हैं। तो आगे आप देखेंगे कि प्लस की वैल्यू बचेगी कितनी 0.442, यानी कि हमने 1 में से इस संख्या को घटा दिया है। तो जब ये संख्या घटेगी तो यहाँ पे प्लस में ही आंसर निकलेगा 0.442। अब यदि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आंसर है वो आपका प्लस में आया है और अगर ये आंसर मान लो माइनस में आता, अगर ये संख्या 1 से बड़ी होती यहाँ, जैसे ये होता 1.558, तो ये फिर माइनस में आता तो ये होता आपका माइनस 0.442। कहने का मतलब ये है कि 1 में से इसको घटा देते हैं। जब हमने इस संख्या को घटाया तो ये संख्या प्लस में ही बची, वो थी 0.442। तो ये हमारा जो आंसर आया है वो प्लस में आया है, वो आया है 0.442। तो जब हमारा आंसर निकल के आता है और x और y के मध्य जो संबंध होता है उस संबंध को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो इससे जो मैंने पिछला वीडियो जो आपको पढ़ाया था और मैंने आपको बताया भी था कि जो सहसंबंध होता है उसको हम लोग अलग अलग प्रकार से पढ़ लेते हैं। इसका जो परिमाण होता है, एक तो आपका हो सकता है x y का, अगर दोनों का आंसर प्लस में आता है या माइनस में पूरा एक आंसर आता है तो पूर्ण सहसंबंध होता है। और मैंने आपको बताया था कि 0.75 से लेकर के 0.99 तक के बीच में आता है तो उच्च स्तरीय होता है। और मैंने आपको बताया था कि 0.25 से लेकर के और 0.74 के बीच में होता है तो मध्य स्तरीय होता है, और 0.24 से नीचे होता है तो निम्न स्तरीय होता है। तो अब हमारा जो आंसर है वो है 0.44 या 442, तो ये मध्य स्तरीय सहसंबंध होगा। तो मैं लिख भी दिया है, इसलिए x और y के बीच में मध्य स्तरीय सहसंबंध होगा। तो इस प्रकार से ये रहा स्पेयरमैन का कोटि अंतर विधि, और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कल हम लोग एक नया वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।
हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतु मित्तल और हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं स्टैटिकल मेथड और उसमें चल रहा है आपका टॉपिक सहसंबंध, और जिसमें चल रही थी स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति, जिसका एक जो फॉर्मूला था वो आपको सर ने करा दिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा उसका फॉर्मूला, और वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ पद होते हैं उसमें रिपीटेंस हो जाती है, जिसके कारण हमें ये दूसरे फॉर्मूले से इसको सहसंबंध को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे आपने पिछले में देखा था तो वहाँ पर उन पद मूल्यों को रिपीट नहीं हो रही थी। जैसे आप इसमें देख रहे हो, यहाँ पर गांव लिए गए हैं और दो श्रेणियाँ हैं, एक सिंचित क्षेत्र जो कि हेक्टेयर में दर्शाए गए हैं और चावल क्षेत्र, इसको भी हेक्टेयर में शो किया गया है। तो ये मान लो जैसे एक्स श्रेणी, ये वाई श्रेणी, तो आप इजीली इसमें देख पा रहे हो कि इसमें 16 16 16 3 बार इसका रिपीट हुआ है। और सेकंड में आप देख पा रहे हो वाई में कि 13 13 और ये 6 6, तो 2 बार रिपीट हुआ है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो हम किस फॉर्मूले का यूज़ करके इस सवाल को या सहसंबंध की गणना कर सकते हैं। तो आइए आज हम वो देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, गांव दिए गए हैं, गांव में सिंचित क्षेत्र और चावल क्षेत्र जो कि हेक्टेयर में है वो दिए गए हैं। गाँव को हमने शो किया है ABCD EF GH IJ, ठीक है, और यहाँ पर ये दोनों श्रेणियाँ। तो इसका सॉल्यूशन है, गांव को दर्शाया गया है, सिंचित क्षेत्र को हमने मान लिया है X श्रेणी और चावल क्षेत्र को हमने मान लिया है Y श्रेणी। सिंचित क्षेत्र में जैसे A में है 48 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र है, वैसे आप पूरा आप देख सकते हो। ऐसे ही चावल क्षेत्र यहाँ पर दर्शाया गया है। अब हम इसमें रैंकिंग करेंगे, इसको हम रैंकिंग करेंगे, सबसे बड़े को 1, सबसे उससे छोटे को 2, जैसा कि आपने पिछले जब सर ने आपको पढ़ाया था तो आप उसमें समझ रहे थे। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है 65, तो इसको हम रैंकिंग करेंगे 1। 65 सेकंड रैंकिंग करा है हमने 57, जो कि 65 से जस्ट छोटा है, तो उसको हमने 2 नंबर दिया है। उसके बाद ऐसे ही 48 आ रहा है, उसको हमने 3 नंबर दिया है। 40 को 4 नंबर दिया है। अब 33 को हमने 5 नंबर दिया है। 24 ये 6 नंबर पे आ रहा है। उसके बाद आप देखो 7 नंबर पे आ रहा है 16, 8 नंबर पे भी आ रहा है 16 और 9 नंबर पे भी आ रहा है 16। इसका मतलब 7 8 9 3 बार इसका रिपीट हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि हम 7 8 9 जिन नंबरों पर ये आ रहा है उन तीनों का औसत निकाल देंगे। 7 + 8 + 9 यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो उस हिसाब से हम इसका औसत निकाल देंगे। 7 और 8 होते 15, 15 9 24, 24 में जब 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है 8। तो जो यहाँ पर आएगा, जो इन 3 नंबरों का औसत आएगा जिन पर ये थे 7 8 9, उनका एवरेज हम लिख देंगे उन्हीं तीनों स्थानों पर। यानी हमने जो 7 की रैंकिंग करनी थी वो 7 नहीं करनी है, हमें 8 8 8 उन तीनों स्थानों पर हमें 8 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कहाँ तक था, 7 8 9 कवर हो गया, उसके बाद बचा 10, तो वो इस नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही इसमें हमने वाई श्रेणी में चावल क्षेत्र लिया है, उसको भी इसी तरह रैंकिंग किया हमने। तो वाई श्रेणी में भी ऐसे ही हम इनको रैंकिंग कर लेंगे। सबसे बड़ी वैल्यू है 24, जिसको हमने 1 रैंक किया है। उसके बाद नेक्स्ट आ रही है 20, उसको हमने 2 रैंक पे दिया है। ऐसे ही 19 3, 15 को 4। अब आप देखिए जो 5 नंबर पे है वो 13 है, 6 नंबर पर भी 13 है, 5 नंबर पर 13 है, 6 नंबर पर 13 है, तो 5 + 6 अभी जैसे हमने किया था वैसे ही सेम करना है। 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 संख्याएं हैं, तो 11/2 जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 5.5। उस 5.5 को हम 5 और 6 दोनों जगह लिख देंगे, 5.5 5.5 जैसे हमने अभी किया था। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे, 5 और 6 दोनों कवर हो गए हमारे। अब आता है 7। ये ध्यान रखना आप कि 5 हो गया, 6 तो आप 6 मत लिख देना, आपको जो 5 और 6 कवर हो गए तो आपको 7 से स्टार्ट करना है। तो 7 पे आ रहा है हमारा 9। उसके बाद हम देखेंगे 8 पे क्या आ रहा है, 9 से छोटा जस्ट, ये देखिए 8 पे आ रहा है 6।
उसके बाद 9 पे भी 6 आ रहा है, तो 8 और 9, 8 पे भी 6, 9 पे भी 6, तो 8 और 9 दोनों को योग करेंगे, 8 प्लस 9, और दोनों में 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि ये 2 संख्याएं हैं, 3 होती तो 3 का भाग दे देते ऐड करके। तो 8 और 9 17/2, 17/2 यानी कि 8.5। उस 8.5 को हम 8वें नंबर पर और 9वें नंबर पर लिख देंगे। उसके बाद बचा 10वां, तो 10वें नंबर पर आता है 4, उसको लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अब हम निकाल लेंगे। उसके बाद सारी प्रोसेस वही है, आगे फॉर्मूला ज़रूर चेंज होगा। इसके बाद हम अंतर निकालेंगे दोनों कोटियों में, ये x श्रेणी की कोटि, ये y की, इन दोनों में डिफरेंस 3 माइनस 5.5 जब हम करेंगे तो 2.5 हमें प्राप्त होता है। ऐसे ही 5 माइनस 5.5 0.5 माइनस के प्राप्त होंगे, क्योंकि ये छोटा है ये बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको घटा के सारा हमने ये अंतर प्राप्त कर लिया। उसके बाद इनका स्क्वायर करेंगे, और किसी भी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो पॉजिटिव ही हो जाती है। तो 2.5 का स्क्वायर हम करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625, और पॉइंट को फिर हम एडजस्ट कर देंगे। तो उस तरीके से हमने 5 का 25, 3 का 9, 1.5, 2.25 हो गया इसका। तो इस तरीके से हमने सबका स्क्वायर निकाल लिया। आइए फॉर्मूले की तरफ चलते हैं और सहसंबंध की गणना करते हैं। फॉर्मूला है, अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे सेट होगा। लास्ट जब आपने फॉर्मूला पढ़ा था तो वो था 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन क्यू माइनस एन, बस यहीं तक था, क्योंकि वहाँ पर किसी पद मूल्य में रिपीट नहीं था। लेकिन अब रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या ऐड करना है कि 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर तो है, उसके बाद हमें 1/12 एम क्यू माइनस एम ये ऐड करना है। और ये कितनी बार चलाना है, जितनी बार कोई भी पद मूल्य रिपीट हुआ है। कितनी बार हुआ है, एक बार तो यहाँ था और 2 बार ही यहाँ हुआ, तो 3 बार हुआ है। तो हम इस फॉर्मूले में 3 बार ये लिख देंगे 1/12 एम क्यू माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यू माइनस एम प्लस 1/12 एम क्यू माइनस एम। कितनी बार लिखा हमने, 3 बार। अगर 4 पद मूल्यों की रिपीटेंस हुई होती तो हम 4 बार लिखते, 2 बार हुई होती तो हम 2 बार लिखते। तो उस हिसाब से सूत्र को खोल देंगे, और नीचे तो वही है एन क्यू माइनस एन। अब यहाँ पर एम क्या है, बाकी तो आपको पता है कि डी क्या है, कोटि अंतर और उसका स्क्वायर, तो सिग्मा डी स्क्वायर उसका टोटल, जो कि ये रहा। एम क्या है, एम होता है उन पद मूल्यों की संख्या जिनका रिपीट हुआ है। तो देखो यहाँ 16 का रिपीट हुआ है, तो 16 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, तो यहाँ पर हम m की जगह 3 लिखेंगे। यहाँ पर 13 रिपीट हुआ है, 2 बार हुआ है, तो वहाँ पर m की वैल्यू 2 होगी। और तीसरे वाले में 6 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार, तो वहाँ पर m की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 6 ये तो है एज इट इज़, सिग्मा डी स्क्वायर ये हमने इसका टोटल कर लिया, डी स्क्वायर का सिग्मा मतलब टोटल आ गया इसका 41, जो हमने यहाँ पर लिख दिया कोष्टक के अंदर, प्लस 1/12। 3 क्यों लिखा है, मैंने अभी बताया आपको, m होती है उन पद मूल्यों की संख्या जो रिपीट हुए हैं। तो 16 3 बार रिपीट हुआ था, इसलिए 3q माइनस 3। 13 2 बार रिपीट हुआ था, इसलिए 2q माइनस 2। और 6 2 बार रिपीट हुआ था, इसलिए 2q माइनस 2। उसके बाद 10q माइनस 10, क्योंकि n की वैल्यू क्या होती है, जितने हमारे पद मूल्य गिवन है, तो आप गिन सकते हो ये 10 है, तो इसलिए हमने n की वैल्यू यहाँ पे 10 लिखी है। उसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 6 ये ऐसे कि ऐसे, इसको हमने सॉल्व कर लिया। 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 3 24, ऐसे ही यहाँ पर और इधर 2 का क्यूब 8, 8 में से 2 गए 6, और ऐसे ही उस तरफ। तो जैसे हमको उसको सॉल्व करते जाएंगे ये सब हमें प्राप्त होगा। 1 माइनस 264 डिवाइडेड बाई 9 90, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1 माइनस 0.267 बराबर पॉजिटिव 0.733, यानी कि इसमें धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। तो इस प्रकार हम स्पीयरमैन की कोटि अंतर विधि द्वारा सहसंबंध की गणना करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में
हम लोग पढ़ रहे हैं स्टैटिकल मेथड, और स्टैटिकल मेथड में हमारा टॉपिक चल रहा है कोरिलेशन। कोरिलेशन की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग सहसंबंध के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक विधि। और इस सहसंबंध गुणांक विधि में आज हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि जब x और y दो संख्या दी जाती हैं और उनके मध्य क्या संबंध होता है। वह संबंध ऋणात्मक हो सकता है, वह संबंध धनात्मक हो सकता है। तो क्वेश्चन दिया गया है कि 10 कृषि फार्मों में पूंजी निवेश तथा लाभ के निम्नलिखित समंकों में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे पूंजी निवेश और लाभ दिए गए हैं, 10 संख्याएं दी गई हैं और इन संख्याओं के मध्य हमें यहाँ पूंजी निवेश और लाभ के मध्य सहसंबंध को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में ही दिया गया है, पूंजी निवेश है 100, लाभ है 30, 90 लाभ है 22, 80 लाभ है 20, 70 लाभ है 14, 60 लाभ है 15, 50 लाभ है 10, 40 लाभ है 5, 30 लाभ है 8, 20 लाभ है 4 और 10 और लाभ है 2। तो ये हमारा यहाँ तक क्वेश्चन दिया गया है। जब हम लोग इस कार्ल पियर्सन मेथड को जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर 7 कॉलम बनाने होते हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ मैंने ऑलरेडी 7 कॉलम बना लिए हैं। तो पहले जो 3 कॉलम हैं वो पूंजी निवेश को दिखाते हैं। ये ऊपर वाला जो आपको कॉलम देख रहे हैं नंबर वाला, ये इसके लिए बनाया है जिसको हम लोग x कहते हैं। और अगला जो कॉलम है जो लाभ के लिए है, जो लाभ का नीचे का कॉलम दिया गया है जिसे हम लोग y कहते हैं। और जो अगला कॉलम है वो दोनों के गुणनफल को दिखाता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पूंजी निवेश है उसको लिख देते हैं पूंजी रुपए में, इसको x लिख दिया। और ये नंबर दिए गए हैं आपके यहाँ पे 100, 90, 80, वो नंबर सारे के सारे यहाँ लिख लिए जाते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ सारे के सारे नंबर इसमें से देख करके हमने लिख लिए हैं। अब अगला जो कॉलम है वो ये मानक जो विचलन होता है जो जिसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो ये विचलन कहाँ से आता है, तो आप देखेंगे कि जो पहला कॉलम है जिसको हम लोग x कहते हैं, इन सब का टोटल करते हैं। तो ये लिखा हुआ है सिग्मा x, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग x। तो इन सभी संख्याओं का जो कुल योग है वो है 550। अब टोटल पद कितने हैं, तो आप देखेंगे यहाँ टोटल पदों की संख्या 10 दी गई है। तो यहाँ लिखा हुआ है n बराबर 10। तो यहाँ लिखा हुआ है सिग्मा x की वैल्यू 550 और n की वैल्यू है 10। तो यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि यहाँ पर हम लोगों को अगर इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है पहले, तो समांतर माध्य बराबर सिग्मा x अपॉन n। तो सिग्मा x की वैल्यू कितनी है 550, यहाँ से ले ली हमने, ये लिखा 550 बट्टे 10, n की वैल्यू 10 है। तो 10 का 550 जब आप भाग देंगे तो आएगा 55। तो जो मान यहाँ पे आया है माध्य का 55 आया है, उसी को यहाँ पे हम लोग समांतर माध्य की वैल्यू जो लेते हैं विचलन को 55 हमने ले रखी है। तो यहाँ हमने 55 लिख लिया है। ध्यान रखेंगे ये जो संख्याएं दी गई हैं इनका कुल योग और कुल पद, जैसे 555 टोटल संख्या और कुल 10 पद हैं, 10 का भाग देंगे 550 तो 55 आएगा। तो हमने यहाँ 55 लिख लिया। तो नीचे लिख लिया हमने। फिर अगला इसी में देखेंगे लिखा हुआ है x की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, जो पद विचलन जो हम जो माना है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं dx। तो देखिए आप लोग ये 100 है और ये कितना है 55। तो 55 से ज़्यादा वैल्यू है 100 की, तो यहाँ पे आएंगे प्लस के 45। ऐसे 90 हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि 55 और 90 को देखेंगे तो प्लस के 35 होंगे। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे आप लोग 80 हैं तो प्लस के 25, यहाँ पे 70 हैं तो प्लस के 15, यहाँ 60 हैं तो प्लस के 5। अब यहाँ पे संख्या छोटी हो गई, यानी 55 संख्या बड़ी है और 50 छोटी है तो माइनस के 5। इसी प्रकार से सारे अंक हमने यहाँ उतार लिए हैं। तब आपको ये कॉलम समझ में आ गया होगा कि इस कॉलम को हमने कैसे बनाया है। तो हमने क्या किया है, जो इसका जो विचलन आया था 55, उसमें से ये जो संख्या दी गई हैं
इन संख्याओं को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको घटाते हैं। बड़ी संख्या होती है तो प्लस के मान होते हैं, छोटी संख्या होती है तो माइनस के मान होते हैं। यहाँ तक हमें पता चल गया। इससे जो अगला कॉलम होता है वो होता है dx²। तो अब आप लोग देखिए कि ये वैल्यू dx की दी गई है और इसका स्क्वायर ये संख्या दी गई है। जैसे 45 का स्क्वायर 2025, 35 का स्क्वायर 1225, 25 का स्क्वायर 625, 15 का स्क्वायर 225, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 25 का 625, 35 का 1225 और 45 का 2025 दिया गया है। अब यहाँ ध्यान रखते हैं कि जब हम लोग स्क्वायर करते हैं तो माइनस के निशान जो होते हैं वो स्वतः हट जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि dx² की वैल्यू हमने यहाँ ज्ञात कर ली है। अब इनका जो टोटल होगा तो उसको हम लोग सिग्मा लगा देते हैं, dx², इसको लिखेंगे तो सिग्मा dx²। इसका टोटल करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 8250। तो हमने लिख लिया यहाँ सिग्मा dx² बराबर 8250। अब आप देखेंगे कि ये अभी हमारा x का कॉलम सॉल्व हो गया। जैसे हमने x का कॉलम सॉल्व किया है वैसे ही ठीक हम लोग क्या करते हैं कि y के कॉलम को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि y की वैल्यू जो लाभ दी गई है यहाँ 30, 22, 20, 14, 15, 10, 5, 8, 4, 2, उन सब संख्याओं के यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नंबर को क्वेश्चन में से उतार लेते हैं। तो हमने इस प्रकार से उतार लिया। अब इसमें भी वही इन सब का टोटल करेंगे आप, तो सिग्मा y बराबर 130, इसका कुल योग कितना है 130, कुल पद कितने हैं 10। तो यहाँ समांतर पद बराबर सिग्मा y बराबर 130/10, तो 10 का जब भाग देंगे इसका माध्य निकालने के लिए तो आएगा 13। तो आप अब जानते होंगे कि यहाँ लिखा हुआ है माध्य बराबर 13 से विचलन करने पर, तो ये 13 संख्या कहाँ से आई है, यहाँ से आई है 130/10, जैसे कि यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है। तो 13 इसका जो विचलन माध्य आ गया। अब यहाँ पे नीचे हमने लिखा हुआ है कि y का जो मान दिया गया है उसको हम लोग क्या करेंगे कि y के विचलन मान से हम लोग घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना है, y की वैल्यू कितनी 13 और ये कितना दी गई है, जो हमने भी माध्य लिया था उसकी वैल्यू कितनी है 13 और ये कितना 30। तो अब 13, अब 30 बड़ी संख्या है तो प्लस के 17। अब 22 संख्या देखिए आप लोग, तो ये यहाँ पे 13 दिया गया है, ये 22 है तो प्लस के 9, यहाँ 20 है तो ये प्लस के 7, यहाँ 14 है तो प्लस का 1, 15 है तो प्लस के 2। अब 10 संख्या छोटी होगी 13 से तो माइनस के 3, यहाँ पे माइनस के 8, माइनस के 5, माइनस के 9 और माइनस के 11। इस प्रकार से हमने ये दूसरा वाला कॉलम बना लिया। इसी के आधार पर हम लोग तीसरा कॉलम जो होता है जिसको विचलन वर्ग कहते हैं, इसे dy², इसको हमने बनाया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो विचलन है इसका हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर 289, 9 का स्क्वायर 81, 7 का 49, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 8 का 64, 5 का 25, 9 का 81 और 11 का 121। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो कॉलम दिया गया है इसका हम लोग कुल योग करेंगे। तो सिग्मा यहाँ पे लिखेंगे हम लोग dy² बराबर टोटल है इसका 724। तो हमने इसका टोटल किया तो सिग्मा dy² बराबर कितना है 724 आ गया। तो अब हमें क्या हुआ कि यहाँ पे आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। तो जैसे हमने x को ज्ञात किया था वैसे हमने क्या कर लिया, y को भी ज्ञात कर लिया। अब अगला जो कॉलम है लास्ट वाला जो लिखा हुआ है dx व dy का गुणनफल, तो हमें करना ये होगा कि dx की वैल्यू से dy में हमें गुणा करना है। तो अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि dx की वैल्यू कितनी है, देखो 45। अब ऐसे dy की वैल्यू कितनी है 17, तो 45 गुणा 17 765, ऐसे 35 गुणा 9 तो देखिए 315। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, ऐसे 25 गुणा 7 175। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इस dx का और ये जो dy है इन दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, जो वैल्यू हमें यहाँ प्राप्त हो जाती है। अब आप यहाँ देखेंगे तो जब इसको प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद में हम लोग इसका कुल योग करते हैं। तो सिग्मा का निशान लगाएंगे dx dy बराबर, तो सिग्मा dx dy बराबर टोटल करेंगे तो आएगा 2350। अब आप यहाँ देखिए कि आपको यहाँ पर अलग अलग मान मिल चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिग्मा dx² की वैल्यू है 8250। यहाँ आप देखेंगे तो सिग्मा dy² की वैल्यू है 724 और सिग्मा dx dy की जो वैल्यू है वो है 2350। इस टेबल को सॉल्व करने के बाद में
और ये जो आप 2 देख रहे हैं वो मैंने बता दिया कि ये x को माध्य ज्ञात करने के लिए यहाँ से हमने इसको बनाया है, ये जो संख्या 55 आई है, और ऐसे ही हमने ये वाला माध्य निकाला है, तो y के लिए हमने ये 130 ये हमने यहाँ से इसको बना लिया है। अब यहाँ से आप देखिए तो हमने लिखा हुआ है कि इसलिए काल प्रेषण का सहसंबंध गुणांक बराबर, तो अब ये फॉर्मूला होता है सहसंबंध बराबर सिग्मा dx dy अपॉन रूट में संख्या देखेंगे तो यहाँ पे है सिग्मा dx स्क्वायर इंटू सिग्मा dy स्क्वायर, दोनों संख्याएं रूट में दी गई हैं। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ से इस वैल्यू को लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे हमने लिखा कि यहाँ पे कोरिलेशन बराबर, तो सिग्मा dx dy की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो सिग्मा dx dy की वैल्यू कितनी है 2350, तो लिख दिया हमने 2350। रूट का सिंबल बनाएंगे, सिग्मा dx की वैल्यू कितनी है, dx स्क्वायर की वैल्यू, तो हमने यहाँ से देखा तो ये है 8250, तो हमने लिख लिया 8250। इंटू का निशान लगा दिया, सिग्मा dy स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 7 से 24, तो 7 से 24 लिख लिया। फिर हमने आगे इसको किया कि यहाँ पे 2350 को यहाँ लिख दिया अपॉन रूट में दोनों संख्याओं को हमने क्या इंटू किया, गुणा किया, तो हमें संख्या ये प्राप्त हो गई 59,73,000। फिर हमने क्या किया, अगले स्टेप में 2350 ऊपर रखा और इसका रूट उठाया। जब हम इसके रूट को उठाएंगे तो संख्या जो बचेगी हमारे पास निकल के जो बाहर आएगी वो आएगी 2443.97। तो 2443.97 जो संख्या आई है इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका इसमें भाग देंगे। तो जब हम इसका इसमें भाग देते हैं तो भाग देने पर जो संख्या आएगी वो आएगी प्लस में 0.96। तो इसका जब भाग देंगे इसमें तो आपकी जो संख्या आएगी वो आएगी 0.96। तो ये संख्या प्लस में है। तो मैं आपको बता भी चुका हूँ कि इससे पहले जो मैंने सहसंबंध जो गुणांक पढ़ाया था आप लोगों को, या आपने जो क्लास नहीं ली है तो इसकी जो पहली क्लास पढ़ी हुई है मैंने आपको उसमें बताया था कि सहसंबंध किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ मैंने बताया था आपको कि सहसंबंध है वो 4 प्रकार से हो सकते हैं। पूर्ण सहसंबंध हो सकता है अगर आपका आंसर 1 प्लस में या माइनस में आ रहा होगा। आपका उच्च स्तरीय सहसंबंध हो सकता है कि अगर आपका 0.75 से लेके 0.99 तक के बीच में आंसर होगा। आपका मध्य स्तरीय सहसंबंध हो सकता है अगर आपका आंसर 0.25 से लेके 0.74 तक आ रहा होगा, या 0.24 से कम आ रहा है तो निम्न स्तरीय सहसंबंध होता है। उसी के आधार पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो प्लस में है, वो 0.96 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसे लिखा भी हुआ है कि इसलिए x और y के मध्य उच्च धनात्मक सह संबंध है। तो इसके आंसर से हमें पता लग गया कि x और y के मध्य यहाँ 0.96 आंसर उसके आधार पे उच्च सह संबंध पाया जाता है। तो ये रहा आपका काल पियर्सन की सहसंबंध विधि जो कि प्रत्यक्ष विधि से है। और आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के सारे वीडियो मेरे इसी चैनल पे मिल जाएंगे। इसके अलावा आप किसी भी क्लास में पढ़ते हों, चाहे वो 11th 12th BA MA, यहाँ तक कि आप लोग किसी अगर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मेरी साइट पर प्रैक्टिकल के सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से अपनी सारी स्टडी जो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस है वो कर सकते हैं। तो कल हम लोग इसका नया वीडियो जो कि लघु विधि से होगा, शॉर्टकट मेथड से होगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार और आप लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा है स्टैटिक्स, और स्टैटिकल में हम लोग पढ़ रहे हैं कोरिलेशन या सहसंबंध। सहसंबंध में मैं आप लोगों को एक्सपेरिमेंट का सहसंबंध विधि पढ़ा चुका हूं, और हम लोग पढ़ रहे हैं अब काल पियर्सन का मेथड। काल पियर्सन के मेथड में मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में आपको डायरेक्ट मेथड या प्रत्यक्ष विधि बता दी थी, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काल पियर्सन में ही लघु विधि या शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में भी हम लोग यहाँ 2 फार्मूला से हम इसको अलग अलग सॉल्व करने की करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हम फार्मूला कितना भी प्रयोग कर लें लेकिन उनका आंसर एक ही आता है। तो उदाहरण दिया गया है कि निम्नांकित समंकों में काल पियर्सन का लघु विधि के द्वारा सह संबंध गुणांक ज्ञात कीजिए।
यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन दिया गया है श्रेणी ए 50, 54, 56, 59, 60, 62, 61, 65, 67, 71, 71 और 74। ऐसी श्रेणी बी को देखेंगे तो यहाँ पे 22, 25, 34, 28, 26, 30, 32, 30, 28, 34, 36 और 40। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर दो श्रेणियाँ दी गई हैं, एक एक्स दी गई है और एक वाई दी गई है, और या ए और बी इनको हम लोग मानते हैं श्रेणियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को यहाँ हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें 7 कॉलम बनाने की आवश्यकता होती है। तो जैसा कि आप लोग देखेंगे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 7 कॉलम बना रखे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ 7 कॉलम बनाने के बाद में यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ देखिए कि पहले जो 3 कॉलम हैं वो श्रेणी ए को दिखाते हैं, और अगले जो 3 कॉलम हैं वो श्रेणी बी के लिए बनाए गए हैं, और जो 7वां कॉलम है जो विचलन युग्म होते हैं उनका गुणनफल होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो उसको देखेंगे कि जैसे पहले हम श्रेणी ए को सॉल्व करते हैं। श्रेणी ए को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको मैंने यहाँ इसको x मान लिया है, या श्रेणी ये a है, तो ये पद जो मूल्य दिए गए हैं उनको सबसे पहले हम लोग उतार लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये श्रेणी जो a दी गई है या जो x है इसको हमने यहाँ नंबर को उतार लिया है। तो यहाँ 50, 54, 56, तो 50, 54, 56, 59, 60, 62, ये पूरा के पूरा डिजिट यहाँ से हमने इसको कॉपी कर लिया है। इसके बाद में जो अगला आप जो कॉलम देख रहे हैं श्रेणी ए का बीच वाला भाग, यहाँ लिखा हुआ है dx। लेकिन dx को कैसे ज्ञात करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कल्पित माध्य लेना पड़ता है। कल्पित माध्य को जब देखेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो x का नंबर दिया गया है इनमें से कोई भी आप एक नंबर मान सकते हैं। तो यहाँ इसने ये जो हमने यहाँ 60 नंबर को कल्पित माध्य ले लिया है। तो यहाँ आप देखेंगे कि हम कल्पित जो माध्य होता है और जो हम लोग इसमें से कल्पित माध्य में से या जो कल्पित संख्या होती है उसमें से ये जो संख्या दी गई है इस संख्या में से हम लोग क्या करेंगे, ये जो नंबर हैं x वाले इनको ही हम लोग क्या करते हैं, इनको घटाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि इसको हमने dx लिख लिया है। तो हमने 60 लिया है। अब 50 संख्या देखिए 60 से छोटी है तो माइनस के 10, 60 से 54 छोटा है तो माइनस के 6, यहाँ पे माइनस के 4, माइनस का 1 और 60 में से 60 जाता है तो 0। ऐसे ही जो 60 से नंबर बड़े हैं वो प्लस में आते हैं। तो आप देखें प्लस के 2, प्लस का 1, प्लस के 5, प्लस के 7, प्लस के 11, प्लस के 11 और प्लस के 14। इस प्रकार से हमने दूसरा कॉलम को यहाँ सॉल्व कर लिया है। इसी प्रकार से तीसरा कॉलम है विचलन का वर्ग। ये जो संख्या आप देख रहे हैं इसमें हमने 10 का स्क्वायर, 100, 6 का 36, 4 का 16, 1 का 1, 0 का 0, 2 का, इस प्रकार से हमने इसके वर्ग कर लिए हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कि जो x श्रेणी हमने मानी है या जो श्रेणी a है इसमें जो ऊपर की जो संख्या दी गई है हमने सबसे पहले इसको उतार लिया। इसमें से एक संख्या 60 हमने कल्पित माध्य ले लिया, और इस कल्पित माध्य में से जो इससे छोटी संख्या हैं वो माइनस में और इसकी बड़ी संख्या प्लस में आई हैं। इसके बाद हमने ये वाला जो कॉलम है उसमें हमने स्क्वायर या वर्ग कर दिया है। तो जैसे हमने इसको सॉल्व किया है श्रेणी ए को, वैसे हम श्रेणी वी को सॉल्व कर लेते हैं। तो श्रेणी वी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पद मूल्य जो दिए गए हैं बी में, तो आप देखें 22, 25, 34, 28, वो हमने यहाँ से 22, 25, 34 ये पूरा के पूरा यहाँ से कॉपी करके यहाँ लिख लिया है क्वेश्चन में से। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि कल्पित माध्य, तो इन बाई में से हमें कोई ना कोई कल्पित माध्य लेना पड़ता है जिसे हम लोग डी वाई कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे हमने इसमें यहाँ 30 को कल्पित माध्य ले लिया है। तो अब आप इसको देखेंगे कि अब आप ये 30 संख्या जो है वो बड़ी है, 22 छोटी है, तो माइनस के 8, माइनस के 5, तो यहाँ पे 34 बड़ी संख्या है तो प्लस के 4, यहाँ पे देखिए 28 छोटी है तो माइनस के 2। इस प्रकार से हमने क्या किया कि इसको पूरा की पूरा सॉल्व कर लिया है। इसके बाद में आप अगले वाले में देखेंगे तो ये यहाँ लिखा हुआ है विचलन का वर्ग। तो 8 का वर्ग 64, 5 का वर्ग 25, 4 का 16, 2 का 4, 4 का 16, 0 का 0, 2 का 4, 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36 और 10 का
100। इस प्रकार से हमने क्या किया, यहाँ वर्ग को ज्ञात कर लिया है। इसी के बाद में फिर आप लोग देखिए, ये है विचलन, जो विचलन होते हैं उनका गुणनफल। तो यहाँ लिख भी रखा है हमने dx dy, यानी कि dx का और हमें dy में क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे तो इस दोनों संख्या गुणा होता है। तो ये देखिए dx की वैल्यू कौन सी है, तो dx की वैल्यू देखिए 10 है, dy की वैल्यू कितनी है, तो ये देखिए आप 8 है। तो यहाँ माइनस माइनस का हो गया प्लस, यानी 10 का गुणा जब 8 में करेंगे तो प्लस के 80। ऐसे आप लोग देखिए माइनस के 6, माइनस के 5, तो 6 पंजे 30, तो प्लस के 30। ऐसे इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इस प्रकार से इनको जब ज्ञात करते हैं तो ये माइनस का 4, ये प्लस का 4, तो यहाँ माइनस के 16 हैं। इसी प्रकार से इनका dx का हम लोग dy में क्या करते हैं, इनटू कर लेते हैं। तो इन सब का आप लोग देखेंगे कि जब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आता है, यहाँ 0 में करेंगे, 5 का 0 में तो 0 आएगा। यहाँ देखिए कि 7 का करेंगे तो यहाँ पे 14 आता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं कि इनका हम लोग इनटू में कर लेते हैं। इनटू या गुणा करने के बाद में इन सब के सामने हम लोग क्या करते हैं, सिंबल को बना देते हैं। अब यहाँ पर हमने जो अभी जो नंबर लिख लिए हैं, अब हम क्या करते हैं, कुल योग करते हैं। तो कुल योग के लिए हम क्या करते हैं कि देखो ये जो पद हैं इसको हम x या a कह रहे हैं, इनका हम टोटल नंबर गिनते नहीं हैं कि कितने पद हैं। तो ये टोटल जब आप इन पदों को गिनेंगे तो इनकी संख्या होगी 12। तो हमने लिखा हुआ है n बराबर 12। अब ऐसे ही आप जो कल्पित मान दे रखा है तो आप इसमें देख रहे होंगे कुछ इसमें प्लस के मान हैं और कुछ माइनस के हैं। तो देखिए पहले माइनस के हैं, -10, -6, -4, -1, और नीचे के जो मान दिए गए हैं वो प्लस के मान दिए गए हैं। अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, अब इसको जब हम इसका टोटल करेंगे तो सिग्मा का निशान लगा देते हैं और dx लिख देते हैं। तो सिग्मा dx बराबर, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो माइनस का जब आप टोटल करेंगे तो माइनस का टोटल होगा -21, और प्लस का जब आप टोटल करेंगे, ये प्लस की जो नंबर है नीचे, तो उनका टोटल होगा प्लस के 51। तब आप देखेंगे कि यहाँ जो प्लस के 51 हैं वो ज़्यादा हैं और माइनस के 21 कम हैं। तो हम क्या करेंगे कि 51 में से 21 को घटा देते हैं तो प्लस का बचेगा 30। तो हमने यहाँ लिख दिया है प्लस के 30, यानी कि सिग्मा dx की वैल्यू जो हमारी आई है वो प्लस के 30 आई है। अब इसका हम लोगों ने क्या किया, टोटल वर्क कर लिया किया था यहाँ पे। अब हम इसका भी टोटल कर लेते हैं, तो यहाँ हमें सिग्मा लगा देते हैं और लिखा हुआ है सिग्मा dx स्क्वायर बराबर 670। इन सब का टोटल है वो कितना है, 670 है। तो यहाँ पे हमने n की वैल्यू सिग्मा dx और सिग्मा dx स्क्वायर की निकाल ली है। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि जो श्रेणी बी दी गई है उसके लिए भी हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। तो अब देखिए यहाँ भी टोटल कुल पदों की संख्या कितनी है, 12 है, तो n की वैल्यू 12 है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो dy दे रखा है इसमें भी हम लोग देखेंगे कि माइनस और प्लस के निशान हैं। तो माइनस के हम लोग अलग टोटल करेंगे, प्लस के अलग टोटल करेंगे। तो जब आप इस टेबल को सॉल्व करेंगे तो यहाँ माइनस की जो वैल्यू है वो है 21 और जो प्लस के जो मान हैं वो हैं 26। तो -21 और प्लस के 26, तो यहाँ प्लस के 5 नंबर बचेंगे, इसलिए मैं लिखा भी हुआ है कि सिग्मा dy बराबर प्लस के 5। ऐसे ही आप तीसरी को देखिए, dy स्क्वायर को या विचलन का जो वर्ग है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, टोटल जो नंबर दिए गए इसका भी हम लोग क्या करते हैं, योग कर लेते हैं। इसका योग करते हैं, सिग्मा लगा देंगे तो सिग्मा dy स्क्वायर हो जाएगा। तो सिग्मा dy स्क्वायर बराबर 285। तो ये 285 आ गया। अब जो लास्ट का कॉलम आप देख रहे होंगे जहाँ लिखा हुआ है dx और dy, हमने क्या किया था यहाँ पे कि dx का गुणा किया था dy में, तो हमें ये टेबल प्राप्त हुई थी। इस टेबल में हमें प्लस के मान और कुछ माइनस के मान प्राप्त हुए हैं। तो जब आप इसको भी टोटल करोगे तो माइनस के मान आपको अलग टोटल करने पड़ेंगे और प्लस के अलग। तो जब आप माइनस के यहाँ मान को देखोगे तो माइनस की जो वैल्यू है वो केवल 2 ही हैं, -16 और -14। तो दोनों का जो कुल योग करेंगे तो 30 होगा। तो माइनस के 30 होंगे इसमें, जैसे लिख भी दिया है मैंने। और प्लस के अगर आप टोटल करेंगे तो प्लस के होंगे 364। तो अब हम क्या करेंगे कि 364 प्लस में से माइनस करेंगे 30, उसको घटा देंगे तो बचेगा हमारा प्लस के 334। लिखा भी हुआ है हमने। अब इसका हमने लिख दिया सिग्मा dx dy बराबर प्लस के 334। अब आप यहाँ देखिए कि हमारे पास कुल मिला के 7 वैल्यू निकल के आ गई हैं। n की वैल्यू 12, सिग्मा dx की वैल्यू प्लस के 30, सिग्मा dx स्क्वायर की वैल्यू 670, इसकी भी n क्यों बराबर है तो n की वैल्यू 12, सिग्मा dy की वैल्यू है प्लस के 5, सिग्मा dy स्क्वायर की वैल्यू 285
और सिग्मा डी एक्स डी वाई की जो वैल्यू निकल के आई है वो है प्लस के 3 से 34। इसको सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट मेथड को ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, या इस फॉर्मूले को हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। इसके दो फॉर्मूले हैं, तो पहले हम लोग इस फॉर्मूले से समझ लेते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है कोरिलेशन बराबर या सहसंबंध बराबर सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई अपॉन एन। अब इस पूरे का ही अपॉन यहाँ पे लगा दिया हमने, नीचे है रूट में संख्या दी गई है, यहाँ पे देखेंगे तो नीचे कोष्टक में है सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर अपॉन एन, कोष्टक बंद, अगला कोष्टक चालू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस कोष्टक में है सिग्मा डी वाई स्क्वायर अपॉन एन। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये पूरा फॉर्मूला है। वैसे देखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन नॉर्मल है, सिंपल ही है, कुछ नहीं इसके मान रखने हमें बस। तो जब हम लोग इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी गई है। तो पहले दिया गया है सिग्मा डी एक्स डी वाई, तो देखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना है 334, तो यहाँ रख दिया हमने 334, सिंबल लगा दिया, माइनस का दिया गया फॉर्मूले तो माइनस का सिंबल लगा दिया। सिग्मा डी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो देखिए सिग्मा डी एक्स की वैल्यू यहाँ दी गई है 30, तो हमने लिख दिया 30, इंटू का निशान तो इंटू लगा दिया। डी वाई की वैल्यू कितनी है, देखिए 5, तो हमने 5 लगा दिया। अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 12, तो देखिए एन की वैल्यू यहाँ 12 दी गई है, दोनों में सेम ही है, तो हमने यहाँ 12 लगा दिया। इसके बाद में अपॉन नीचे रूट है, ये सामने हम यहाँ रूट बना दिया, कोष्टक में आप लगाएंगे तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, तो देखिए अब सिग्मा डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 670, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 670। यहाँ देखियो माइनस का निशान लगा दिया। आगे दे रखा है इसी ने कि सिग्मा डी एक्स, तो देखिए सिग्मा डी एक्स की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे, तो ये दे रखा है सिग्मा डी एक्स की वैल्यू 30 थी, तो हमने यहाँ लिख दिया 30। अब इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ा दिया अपॉन एन, तो एन की वैल्यू हमारी 12 है जो हमने भी यहाँ से ली। ऐसे ही अगले कोष्टक में सिग्मा डी वाई स्क्वायर, तो डी वाई स्क्वायर की वैल्यू देखिए कितनी है, तो यहाँ देखेंगे वो दे रखी है 285, तो यहाँ से हमने यहाँ 285 लिख दिया, माइनस का निशान लगा दिया। सिग्मा डी वाई की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये 5 यहाँ लिख दिया हमने। अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, तो एन की वैल्यू 12 है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ इसकी डिजिट को यहाँ से ले लिया। अब देखिए 3 से 34 यहाँ लिख दिया हमने, माइनस का निशान लगा दिया। 30 का गुणा 5 में करेंगे तो 150 हो जाएगा, और 1 से 50 में जब आप 12 का भाग देंगे तो 12.5 बार जाएगा, तो हमने लिख भी दिया यहाँ पे 3 से 34 माइनस 12.5 अपॉन। अब नीचे वाले को सॉल्व करो कि ये हमने कोष्टक में लिखा 670, यहाँ लिख दिया, निशान लगाया माइनस का। जब आप 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 होता है, और 900 में जब आप 12 का भाग देंगे तो 75 बार जाएगा, तो हमने यहाँ लिख दिया है। अब 670 माइनस 75 हो गया, ये कोष्टक बंद। अब अगले वाले में आ जाओ। अगले में जब हम लोग आप इसको देखेंगे तो अगले वाले में भी 285, तो जहाँ चाहें तो आप लोग कोष्टक का निशान भी बना सकते हैं। तो 285 को हमने यहाँ लिख दिया। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 25, और जब हम 25 में जब भाग देंगे यहाँ से 12 का तो वो जाएगा 2.083 बार, तो वो इतना आ गया। फिर आगे हमने इसको और सॉल्व किया है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 3 से 34 माइनस 12.5, इसको इसमें से घटा दीजिए तो आपका आंसर आएगा ऊपर 321.5, हमने ऊपर रख दिया अपॉन। अब नीचे वाले के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि 670 में से घटाइए 75 को, कितना बचेगा, तो वो बचेगा यहाँ पे 595, तो हमने यहाँ लिख दिया 595। अब दोनों कोष्टक हैं तो गुणा का निशान लग जाएगा, 285 माइनस 2.083, तो इसमें जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 282.917, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब आगे सॉल्व कीजिए, 321.5 ऊपर की वैल्यू आ गई अपॉन, इन दोनों का आप इंटू कीजिए। तो जब आप इनको इंटू करेंगे तो इंटू करने पर आपकी ये संख्या आपको नीचे प्राप्त होगी। तो यहाँ आप देखेंगे 1,68,335.6 संख्या आपको प्राप्त होगी। जब आप इसका रूट उठाएंगे, स्क्वायर को उठाएंगे, तो ऊपर की वैल्यू ये है 321.5, और जब इसका स्क्वायर हटेगा तो संख्या नीचे बचेगी 410.281, तो 410.281 संख्या नीचे रहेगी। और जब इसको इसमें से भाग देंगे तो भाग देने पर आपका आएगा 0.783, यानी कि जब आप 410.281
81 में का भाग देंगे 321.5 में, तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो होगा 0.783, यानी कि ये मान हैं वो प्लस में आएंगे। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सहसंबंध जब हम लोग पढ़ते हैं तो सहसंबंध के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे उच्च सहसंबंध है, मध्यम है, निम्न है, तो उसको भी देखते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि 0.75 से अगर ज़्यादा का आंसर निकलता है तो वो उच्च स्तरीय सहसंबंध माना जाता है। तो यहाँ लिख भी दिया हुआ है कि x और y के मध्य उच्च धनात्मक सहसंबंध है। तो ये तो सॉल्व हो गया इस वाले फॉर्मूले से, और अभी हम लोग इसको दूसरे फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व करते हैं। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को कार्ल पियर्सन को दूसरे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो दूसरा फॉर्मूला दिया गया है सहसंबंध बराबर n इंटू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस कोष्टक में सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई कोष्टक बंद अपॉन रूट में संख्या दी गई है कोष्टक में n इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस के कोष्टक में सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर कोष्टक बंद दूसरा कोष्टक चालू n इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस कोष्टक में सिग्मा डी वाई का स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला दिया गया है इससे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मान है वो मान को हम लोग क्या करते हैं पहले की तरह यहाँ से ले लेते हैं। तो आप देखिए कि n की वैल्यू हम देखेंगे तो टोटल जो पद थे वो 12 हैं, तो हमने 12 लिख दिया, इन 2 का निशान लगा दिया। सिग्मा डी एक्स और डी वाई की वैल्यू कितनी है 334, वो हमने यहाँ से ले ली, 334 लिख दिया और यहाँ माइनस का निशान लगा दिया। सिग्मा डी एक्स की वैल्यू कितनी है 30, तो आप देखिए सिग्मा जो डी एक्स की वैल्यू 30 दी गई है वो यहाँ से ली हमने, यहाँ लिख दी। इन 2 डी वाई की वैल्यू कितनी है 5 दी गई है, ये तो हमने यहाँ रख दिया अपॉन, अब ये रूट का निशान के अंदर हम लोग n की वैल्यू 12 है लिख दी यहाँ पे, इंटू सिग्मा डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 670 है जो कि हमने यहाँ से ले ली, और आगे इसी में सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर है वो 30 दिया गया है वो हमने यहाँ से ले लिया। और ऐसे ही हमने आगे वाले में n की वैल्यू आप देखेंगे तो 12 और सिग्मा डी वाई की स्क्वायर की जो वैल्यू 285 है वो यहाँ से हमने ले ली, और आगे सिग्मा डी वाई की जो वैल्यू है जो हमने 5 रखी है वो हमने यहाँ से ले ली। तो इनका मान रखने के बाद में अब इसको हम क्या करते हैं आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो आप देखिए कि जब आप 12 का इंटू 334 में करते हैं तो हमें 4008 संख्या प्राप्त होती है, माइनस का निशान लगा देते हैं, और 30 का गुणा जब 5 में करेंगे तो 150 अपॉन, अभी इसको रूट में हमने सॉल्व किया है तो 670 का जब आप गुणा करेंगे 12 में तो वो आएगा 8040, माइनस का निशान लगा दिया हमने। 30 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 900, ये संख्या अलग हो गई। अगले में हम लोगों ने 12, तो आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है 12 गुणा 285, तो 12 का गुणा 285 में करेंगे तो 3420 आएगा, माइनस का निशान लगा दिया, और 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको आगे सॉल्व कर लिया है, 4008 में से 150 को घटा दिया है तो 3858 बचे। नीचे देखेंगे अपॉन में रूट की जो संख्या है तो यहाँ पे 8040 को में से 900 को घटा दिया है तो 3140 बचे। अब दोनों संख्या अलग अलग हैं, रूट है तो इंटू का निशान लगा दिया, और 3420 में से हमने 25 को घटा दिया तो 3395 बचे। इसको आगे यहाँ सॉल्व किया है तो 3858 यहाँ ऊपर रख दिया हमने, और जब दोनों संख्याओं का आप जब गुणा करेंगे तो हमें संख्या ये प्राप्त होगी 2,42,40,300। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जब आगे सॉल्व करेंगे तो 3858 हमने ऊपर रख लिया, और इस संख्या से जब आप रूट को हटाएंगे तो संख्या हमें प्राप्त होगी 4923.44। इस संख्या से हम लोग क्या करेंगे इसका यहाँ भाग देंगे, और भाग देने पर जो आपका आंसर आएगा वो वही होगा जो कि हमें इससे पहले वाले सूत्र में प्राप्त हुआ था, वो था 0.783, प्लस में मान इसके प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं कि x और y के मध्य उच्च स्तरीय धनात्मक सहसंबंध है। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट हो गया कोरिलेशन। कोरिलेशन में मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको जो कार्ल पियर्सन है इसकी प्रत्यक्ष विधि को मैंने समझा दिया था, और ये कार्ल पियर्सन की ये लघु विधि है, और हम लोग एक्सपेरिमेंट, इससे पहले हम लोग एक्सपेरिमेंट की विधि को भी समझ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने एक्सपेरिमेंट और कार्ल पियर्सन मेथड दोनों को पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग एक नया वीडियो पढ़ेंगे। थैंक यू।